नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हिंदी व्याख्याता के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानियों की कड़ी चल रही थी, तो उसी कड़ी के अंदर आज हम पढ़ेंगे कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी कफन। तो कफन जो कहानी है, पहले मैं कहानी के बारे में बता देना चाहता हूं थोड़ा सा आपको। कफन जो कहानी है वो अति यथार्थवादी कहानी है, एक बात। दूसरी बात, प्रेमचंद जी जो थे वो कथा सम्राट माने जाते थे। उन्होंने लगभग 301 कहानियां या लगभग 300 कहानियां लिखी थी। लगभग 300 कहानियां लिखी थी। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो था वो मानसरोवर के नाम से उनकी जो समस्त कहानियां 2 भागों में प्रकाशित हुई थी वो था। उसके अलावा इनमें क्या है कि 301 कहानियों में जो पहली कहानी थी वो 1907 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था संसार का अनमोल रत्न। संसार का अनमोल रत्न 1907 ईस्वी में संसार का अनमोल रत्न। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो कफन कहानी है वो 301 कहानियों में प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। 1936 ईस्वी में कफन नाम से उनका एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। 1936 ईस्वी प्रेमचंद की इतनी अधिक कहानियों में अंतिम कहानी मानी जाती है कफन कहानी, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि कहानी क्या कहती है। कहानी में प्रेमचंद जी बताते हैं कि किस प्रकार रात दिन मेहनत करने वाले, जी तोड़ मेहनत करने वाले, मन लगाकर मेहनत करने वाले, काम के लिए अपना सब कुछ समर्पण करने वाले, कर्म को ही धर्म मानने वाला मजदूर और किसान एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाता है। और दूसरी तरफ इन्हीं मजदूरों और किसानों का शोषण करके इन्हीं के द्वारा किए गए जी तोड़ मेहनत का लाभ उठाकर बिना कोई काम किए ऐशो आराम का जीवन यापन कर रहे हैं जमींदार वर्ग, शोषक वर्ग या उच्च वर्ग। तो ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है, समाज की विसंगतियों पर व्यंग्य किया है, समाज के पाखंडों पर व्यंग्य किया है, समाज की कुरीतियों पर व्यंग्य किया है, समाज के नियमों पर व्यंग्य किया है, जो गरीब को गरीब करते जा रहे हैं और अमीर को अमीर करते जा रहे हैं। ये जो कहानी है 1936 में भी उतनी प्रासंगिक थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 1936 की स्थिति भी यही थी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तब एक जमींदार वर्ग हुआ करता था जो गरीबों का शोषण किया करता था। गांव में या शहर में जहां भी था, इन जमींदारों के ही नियम चला करते थे, अन्य कोई नियम कायदे नहीं थे। गरीब को, मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को जीने तक अधिकार नहीं था। और वही स्थिति आज भी बनी हुई है कि जो उच्च वर्ग है वो और अधिक उच्च होता जा रहा है, अमीर वर्ग जो है वो और अधिक अमीर होता जा रहा है, और गरीब वर्ग जो है वो और अधिक गरीब होता जा रहा है। तो कफन कहानी जो है, इसके प्रमुख पात्रों के बारे में बताना चाहूँगा मैं। कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो है घिसू, माधव और बुधिया। घिसू, माधव और बुधिया, ये तीनों चमार जाति के बताए गए हैं। घिसू जो है वह 60 साल का है लगभग, और काम से नफरत करता है। और उसके बारे में कहा गया है कि वह 1 दिन काम पर जाता है और 3 दिन आराम से सोता है। और माधव जो है वो उसको कोई काम पर लेकर नहीं जाता, लेकर जाते हैं तो वह 1 घंटा, आधा घंटा काम करता है और 1 घंटा चिलम पीता है। आधा घंटा काम करता है और 1 घंटा चिलम पीता है। ये दोनों कोई ले भी जाता है। किसी को अगर काम की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को एक व्यक्ति की ज़रूरत है और उन्हें लगे कि हाँ एक व्यक्ति की ज़रूरत है और वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो वो फिर इन दोनों को लेके जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति का काम अगर 2 व्यक्तियों से करवाना है तो वो माधव और घिसू को लेकर जाते थे। माधव और घिसू काम कर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये दोनों घर में जब काम पर तब निकलते थे जब पूरी तरह से घर में खाने को कुछ नहीं बचता था, ठीक है। और तब भी काम पर क्या निकलते थे, घिसू बाजार, शहर, जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर ले आता। माधव उन लकड़ियों को बाजार में बेच आता और उससे जो कुछ प्राप्त होता उससे ये अपना पेट भर लेते थे। और इसके अलावा जब इनकी माधव की शादी हो जाती है बुधिया के साथ, और जो कहानी प्रारंभ होती है उसमें बता रखा है कि उनकी शादी को अभी 1 वर्ष हुआ है, लेकिन बुधिया के आने के बाद इनके भाव और अधिक बढ़ जाते हैं। कारण यह था कि बुधिया जो गांव में जाकर
पिसाई का काम करके या घास छीलने का काम करके किसी तरह से शेर बराटे का इंतजाम कर लेती थी और ये शेर बराटा खाकर आराम से पड़े रहते थे। कभी कोई मजदूरी के लिए आ भी जाता तो ये दोनों उससे दुगनी मजदूरी मांगते थे और दुगनी मजदूरी इनको कोई देता नहीं था, इसलिए ऐसे ही पड़े रहते थे। इसके अलावा जब कभी इनको भूख लगती थी ये लोगों के खेत में जाते, वहाँ से मटर निकाल लाते और आलू उखाड़ लाते और उन्हें भून कर दोनों बैठकर खाते। इसके अलावा लोगों के खेतों से गन्ना जो है वह भी उखाड़ लाते और रात भर बैठकर चूसते रहते थे। इस तरह से दोनों के दोनों स्त्री। लेकिन फिर आगे कहानी चलती है। जब कहानी प्रारंभ होती है तो कहानी के प्रारंभ में बताया जाता है कि जो बुधिया है वो प्रसव पीड़ा से अंदर कहरा रही है और घिसू और माधव दोनों बाहर बैठे आलू सेक कर खा रहे हैं। उन्हें भूख इतनी लगी हुई है या लालच इतना अधिक है कि आलू गर्म है, बहुत अधिक गर्म है, वो ठंडे नहीं होते, लेकिन वो गर्म गर्म ही खाए जा रहे हैं दोनों के दोनों, घिसू और माधव। अंदर बुधिया चिल्ला रही है तो घिसू माधव से कहता है कि तुम अंदर जाकर देख क्यों नहीं आते कि क्या स्थिति है। तो माधव अंदर नहीं जाता, वो कहता है मरती है, चिल्ला रही है मरती है तो मर क्यों नहीं जाती, मर रही है तो मर क्यों नहीं जाती, मतलब। और वो अंदर, वो कहता अंदर क्यों नहीं जा रहा, वो अंदर इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो सोचता है कि अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो कहीं घिसू उसका जो पिता है वो कहीं उससे ज़्यादा आलू ने खा जाए। इस तरह से कहानी आगे चलती है तो देखते हैं कि सुबह वो इसी तरह से वो आलू खाकर, रात को वहीं जाड़े की रात है, आलू खाकर वहीं सो जाते हैं आग के पास। और सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि बुधिया जो है वो प्रसव पीड़ा के कारण मर जाती है। अब उनकी जीविका का जो उनका पेट पाल रही थी बुधिया जो वो एकमात्र स्त्री थी, लेकिन अब वो रोते चिल्लाते हैं। फिर देखते हैं कि इसके लिए कफन का इंतजाम तो करना होगा, तो वो दोनों कफन का इंतजाम करने के लिए निकलते हैं। तो घिसू जो है गांव के जमींदार के पास जाता है और जमींदार से इस बात का कहता है। जमींदार उससे बहुत नफरत करता था क्योंकि जब भी उससे काम का कहा जाता था तो वह काम पर नहीं आता था, इनकार कर देता था। तो लेकिन फिर भी उसकी स्थिति देखकर वह उसे 2 रुपये दे देता है। घिसू उस 2 रुपये का फायदा उठाते हुए अन्य लोगों के पास जाता है, बनिए के पास, अन्य लोगों के पास जाता है और उनको बताता है कि किस प्रकार जमींदार ने उसको 2 रुपये दिए हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो इस तरह से जब लोगों को पता चलता है कि जमींदार ने 2 रुपये दिए हैं तो वो लोग भी कुछ न कुछ उसे दे देते हैं। इस तरह से घंटे भर में उसके पास 5 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो दोनों बाजार में घूम रहे हैं। अब दोनों बाजार में घूमते रहते हैं, आखिर में शराब की दुकान पर चले जाते हैं और वहाँ से 1 बोतल शराब ले लेते हैं और दोनों पीने लग जाते हैं। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि कफन की बात, अगर कफन नहीं मिला तो क्या होगा, कफन अगर नहीं मिला, आपने ये शराब पी गए, कफन नहीं मिला तो क्या होगा। तब घिसू माधव को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर मिलेगा उसे कफन। कफन की अगर बस फर्क इतना है कि इस बार वो लोग कफन खुद लेकर आएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसे कफन न मिले। फिर जो माधव है वो घिसू से कहता है कि क्या हमें पाप नहीं लगेगा, ठीक है, उसकी मुक्ति तो मिल जाएगी क्या बुधिया को, क्योंकि हम उसको कफन नहीं दे रहे हैं, हम उसके कफन के पैसों से शराब पी रहे हैं, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तब जो है वो समाज की कुरीतियों पर, पखंडों पर व्यंग करता हुआ घिसू कहता है कि वह बैकुंठ क्यों नहीं जाएगी, उसने कभी किसी को सताया नहीं, किसी को रुलाया नहीं, किसी का खाया नहीं, तो वह बैकुंठ क्यों नहीं जाएगी। वह नहीं जाएगी तो क्या वो मोटे मोटे सेठ जाएंगे, मोटे मोटे पेट वाले सेठ जाएंगे, ठीक है, जो लोगों को सताते हैं, लोगों को रुलाते हैं, लोगों का खाते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। तो इस तरह से इन पर करारा व्यंग्य किए गए और फिर गंगा में स्नान करके मंदिर में जल चढ़ाकर अपने आप को पवित्र समझते हैं। तो इस प्रकार कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने घिसू और माधव की कहानी के माध्यम से क्या किया है, वर्तमान व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। इसके कुछ कथन मैं आपको पूरी कहानी न पढ़ाकर, पूरी कहानी आप लोगों के पास होती है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसके जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि कहानी जो है किसानों की, मजदूरों की दुर्दशा का चित्रण किया है। किसानों की, मजदूरों की दुर्दशा का चित्रण किया है। जो किसान मजदूर कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें रोटी के भी लाले रहते हैं और जो जमींदार के काम हाथ तक नहीं लगाते, ऐशो आराम का जीवन यापन करते हैं। इसमें कुछ एक वाक्य ऐसे आए हैं जिसके माध्यम से आप इस कहानी को समझ सकोगे और इस कहानी का उद्देश्य समझ सकते हैं। प्रेमचंद जी का जो उद्देश्य रहा था, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी नहीं थी। किसकी? ये घिसू की और माधव की बात चल रही है कि जिस समाज में, ये समाज पर व्यंग्य किया गया है, समाज की जो स्थिति है, लोग आक्रमणीय क्यों हो जाते हैं, लोग काम क्यों नहीं करते, या लोग जो है निठल्ले क्यों हो जाते हैं, या लोग अन्य जो बुराइयों की तरफ क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो समाज को देखते हैं, समाज उन पर किसी प्रकार का अत्याचार करता है और अत्याचार के विरोध में वो बुरे कार्यों में लग जाते हैं। किस प्रकार? जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी नहीं थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। अब यहाँ
उन्होंने प्रेमचंद जी ने यह भी बताया कि वो दोनों इतने कामचोर क्यों हो गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो किसान, जो मजदूर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनकी हालत भी कोई इतनी खास नहीं है, वो भी उन्हीं की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, उनके भी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो वो ऐसा सोचते थे कि फिर जब यही स्थिति रहनी है तो फिर वो क्यों मेहनत करे, इसलिए वो बेशर्म हो गए थे, मार खाते थे, डांट खाते थे, लेकिन वो काम पर नहीं जाते थे। और उनकी इस स्थिति का जिम्मेदार भी कौन था? समाज ही था। समाज की विसंगतियां थी, समाज में फैली हुई बुराइयां थी। अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते, उनकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग फायदा तो नहीं उठाते। यहाँ भी प्रेमचंद जी कहना चाहता है कि किसानों का, मजदूरों का जो दूसरे लोग हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं, बहुत ही सरल रहते हैं, बहुत ही निरीह रहते हैं, तो उनकी जो इस स्थिति का जो अन्य वर्ग जो है वो उनका फायदा उठाते हैं। गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? जब ऐसी बात आती है कि भी पैसा नहीं दिया जा रहा, कफन के लिए नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? इसके माध्यम से दस्तूर की बात कर रहे हैं कि दुनिया ने क्या दस्तूर बना रखा है, दुनिया का क्या दस्तूर बना रखा है कि बामनों को लाखों रुपए दे देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जब ये बात तब आती है जब माधव कहता है कि उसे कफन नहीं दिया गया, तब घिसू उसे कहता है कि ये एक दुनिया का दस्तूर है और कफन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो कहता है कि बामनों को लाखों रुपए दिया गया, कौन देखता है कि उस दुनिया में यह पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता। अब वो बैकुंठ की बात आती है, अंत में जब वो मर जाती है, बुधिया जो मर जाती है, तब वो बात करते हैं, वो माधव को चिंता है क्योंकि माधव की पत्नी है, माधव ने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, तो उसकी चिंता ज़्यादा सता रही है। वह कहता है कि एक दिन हमें भी वहाँ जाना होगा, ऊपर दूसरी दुनिया में जाना होगा, और जब हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वह मुझे क्या कहेगी? वह तो मुझे ही कहेगी कि आपने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। फिर वह चिंतित रहता है कि वह बैकुंठ चली जाएगी या नहीं चली जाएगी। तब वो जो घिसू है उसे कहता है कि हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। इसके माध्यम से प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि आपका अगर मन अच्छा नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से पवित्र नहीं हो सकते, आप कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप अगर अंदर से बुरे हैं, आपका मन बुरा है, तो मंदिर में जल चढ़ाने से, गंगा में स्नान करने से आपकी बुराइयां दूर होने वाली नहीं है। यह केवल और केवल पखंड है। उसके अलावा इसके अंदर जैसे बता रखा है कि दोनों आकाशवर्ती पर, घिसू और माधव आकाशवर्ती पर जीवित रहते हैं। आकाशवर्ती तात्पर्य होता है अनिश्चित वृत्ति, मतलब जो इस मजदूरी का कोई निश्चय ना हो कि वह मजदूरी कब प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये कहानी थी। कहानी के प्रारंभ में मैंने बता दिया था कि इसके बाद पहले मैं कहानी को समझाऊंगा और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखते हैं कहानी के प्रश्नोत्तर क्या कहते हैं। कहानी के प्रश्नोत्तर, पात्र परिचय, थोड़ा सा पात्र परिचय बता देता हूं। घिसू माधव का पिता है, जाति इसकी चमार है, उम्र 60 वर्ष है। घिसू की पत्नी का देहांत हुए बहुत साल हो गए थे। माधव का पिता है, जाति चमार है, उम्र 60 वर्ष है। घिसू की पत्नी का देहांत हुए बहुत साल हो गए थे। उसके बाद चलते आगे। माधव घिसू का पुत्र है, बुधिया का पति है और कामचोर है। घिसू का पुत्र है, बुधिया का पति है और कामचोर है। और माधव जो है वो किसी के काम पर जाता है तो आधा घंटा काम करता है और 1 घंटे चिलम पीता है, इसलिए उसको कोई काम पर लेकर नहीं जाता। बुधिया जो है वो माधव की पत्नी है और घिसू की पुत्र वधू है और उसके पुत्र संतान होने वाली थी और प्रसव पीड़ा में ही वो मर गई थी। और वही जो थी जो गांव में जाती और पिसाई का काम करती और घास छीलने का काम करती, उसी से शेर भर जो मिलता, आटा मिलता, उसी से वह उन दोनों का जीवन यापन करवा रही थी या उन्हीं का पेट भर रही थी। अब आता है जमींदार। गांव का जमींदार माधव घिसू से नफरत करता था, दयालु स्वभाव का था। बुधिया के क्रियाक्रम के लिए 2 रुपए दिए थे। किसने? जमींदार ने।